हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 विज्ञान का चैप्टर 3 जो कि है पदार्थ की संरचना, और इसकी वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में मेरे पास 2 वर्कशीट्स हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था। इसमें अम्ल, क्षार, लवण भी था और पदार्थ की संरचना तो थी ही। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थे, यानी कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं थी, है ना, ठोस, द्रव्य और गैस। तो इसीलिए थोड़ा बड़ा है और इसमें 2 वर्कशीट्स बनी हैं। देखती हूँ इस वीडियो में अगर दोनों कवर हो पाएँ तो इसी वीडियो में दोनों वर्कशीट्स होंगी, वरना दूसरा वीडियो बनेगा जिसमें दूसरी वर्कशीट होगी। ये जैसा होगा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1। प्रश्न है, पदार्थ के गुण क्या है। पदार्थ, अब आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ कोई भी वस्तु है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं। या एक वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब वो कुछ जगह घेरे, और उसका कुछ वेट हो। वेट यानी कि उसका कुछ भार हो, ठीक है। अगर आपने टेबल जैसे एग्जांपल लेते हैं, टेबल जो है वो ज़मीन का कुछ एरिया, कुछ क्षेत्रफल या कुछ जगह घेरती है, ठीक है। और टेबल अगर आप उठाकर देखेंगे, मेज़ अगर आप उठाकर देखें तो उसमें कुछ ना कुछ भार भी होता है। तो जो चीज़ जगह घेर रही है और भार है वो पदार्थ होती है। इसका मतलब मेज़ पदार्थ है। अगर आप पानी की बोतल लें, ठीक है, उसमें आप पानी भर कर रखें तो उसका कुछ भार होगा। अगर पानी ना भी भरें तब भी बोतल का भले ही कम हो लेकिन कुछ ना कुछ भार होगा। जब आप अगर उसको नापें या तौलें सिर्फ बोतल को, तब उसका भी कुछ ना कुछ ग्राम्स या किसी थोड़ा बहुत भार होगा। और अगर आप उस बोतल को मेज़ पर या कहीं भी रखते हैं तो आप देखेंगे वो भी कुछ जगह घेरती है। तो यानी कि बोतल भी क्या है, पदार्थ है। आप खुद, यानी कि हम लोग इंसान भी पदार्थ है। ये सब कुछ चैप्टर जब पढ़ाया गया था आपको बताया गया था, ठीक है। अभी ये वर्कशीट्स एक रिवीजन की तरह होती हैं और क्वेश्चंस इसमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपने चैप्टर को कितना समझा है उसको भी परखा जाए, ठीक है। और थोड़ा बहुत इधर उधर समझाया भी जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन है तो रिवीजन में थोड़ा बहुत समझाया जा सकता है। इसलिए थोड़ी डिटेल्स दूंगी, ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि वो सब आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरे और जिसमें भार हो वो होता है पदार्थ। तो पदार्थ के गुण में हमें यही लिखना था इस क्वेश्चन में, तो फ़िलहाल यही लिखना था कि कोई जगह घेरता है, ठीक है, जगह घेरता है और कुछ भार होता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, 10 उदाहरण पदार्थ के, मतलब कौन कौन सी चीज़ें पदार्थ हैं, वैसे आपको 10 लिखने हैं चित्र सहित। तो ठीक है, आप मेज़ लिखो ऐसे और उसका चित्र बना दो। तो ध्यान रखना, जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसके नीचे उसका नाम ज़रूर लिखिएगा। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन हो, चित्र बनाओ, तो जो चित्र आप बना रहे हैं उसके नीचे उसका नाम ज़रूर लिखना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, बच्चे चित्र बनाकर छोड़ देते हैं, नाम नहीं लिखते, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जब भी आप कोई चित्र बना रहे हैं उसके नीचे उसका नाम लिखना अनिवार्य है, ओके। तीसरा क्वेश्चन, अब देखो यहाँ क्या होगा, जो अणु में बट सकता है, और यहाँ क्या होगा, तो ध्यान रखो, यहाँ होगा पदार्थ, ठीक है। यहाँ है पदार्थ। पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है और अणु बनता है परमाणु से मिलकर, ठीक है। परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम और अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ठीक है, तो पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु जो है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो हमेशा याद रखना, क्योंकि पदार्थ सारी ही चीज़ें होती हैं, यानी कि सारी चीज़ें परमाणु यानी कि एटम से मिलकर बनी होती है और यही सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि अगर हमें कोई दीवार बनानी है तो ईंटों से मिलकर हम दीवार बना सकते हैं ना, ईंटों को मिलाकर बहुत सारी ईंटें एक के ऊपर एक ऐसे रखकर हम दीवार बना सकते हैं। यानी कि एक दीवार की सबसे छोटी इकाई होती है एक ईंट, और बहुत सारी ईंटों से मिलकर एक दीवार बनी होती है। उसी तरीके से
पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, इसका परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका मतलब है कि वो परमाणु जो है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। चौथा प्रश्न देखते हैं, पदार्थ दो भाग में। अब ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये जो चित्र बने हुए हैं ये परमाणुओं के अरेंजमेंट के हैं, मतलब इन परमाणुओं के अरेंजमेंट को देखकर आपको यहाँ भरना है कि ये किस टाइप का सब्सटेंस है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं बताती हूँ अभी। ये एक फ्लो चार्ट है। पदार्थ को डिवाइड किया हमने दो भाग में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण रादर, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पर सेम कलर का जो पेन है ना, डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं आपको, सेम कलर का जो पेन है वो दिखाता है कि एक ही परमाणु है, एक ही टाइप का परमाणु है। और जहाँ पर कलर अलग हो जा रहा है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर कलर अलग हो गया, तो ये दिखाता है कि ब्लू कलर से जो है वो किसी और का परमाणु है, मतलब किसी और एलिमेंट का परमाणु है, और रेड कलर का जो है वो किसी और परमाणु का एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला H2O, ठीक है। अब अगर इसको मैं बनाऊं तो मैंने बनाया एक इससे ऑक्सीजन का, और सपोज ये दो बनाए मैंने हाइड्रोजन के। तो जो मैं डिफरेंट कलर से दिखा रही हूँ ना, वो एक अलग एलिमेंट का परमाणु है, ठीक है। ये इसी तरीके से शो होता है, और उसी बेसिस पर आपको ये 5 चित्र दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, और आपको बताना है इन चित्रों को देखकर ही कि आप यहाँ क्या भर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शायद। तो डिफरेंट कलर का डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस सर्कल में सारे जो गोले बने हैं वो एक ही कलर के बने, यानी कि सारे परमाणु एक ही टाइप के हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सारे परमाणु एक ही टाइप के होते हैं? तत्व, ठीक है। आपने अगर चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो आपको सब आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? तत्व। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी H2O का एग्जाम्पल दिया था, तो H2O क्या है? एक यौगिक है, कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो पूरे सर्कल में सिर्फ 2 कलर यूज़ हुआ है, एक रेड और एक ब्लू, यानी कि इस पूरे अरेंजमेंट में 2 टाइप के एलिमेंट हैं। ब्लू वाला कोई एलिमेंट होगा और रेड वाला कोई एलिमेंट होगा, और वही आपस में इधर उधर फैले हुए हैं। तो ये क्या हो गया? यौगिक। और याद कीजिए शुद्ध पदार्थ इन्हीं दोनों में बंटता है, तत्वों और यौगिक में, ठीक है। अब हम देखते हैं मिश्रण को। तो मिश्रण में अगर आप देखें, आपको याद हो अगर, तो 2 टाइप के मिश्रण होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये दो जो है, यहाँ पर भी 2 कलर यूज़ किए गए हैं, येलो और ग्रीन। ग्रीन वाला जो है वो एक साथ मिला हुआ है यहाँ, और येलो वाला जो है वो इस तरीके से मिला हुआ है ना आपस में। और यहाँ देखो रेड, ब्राउन और ब्लैक और ग्रीन 4 टाइप के यूज़ हुए हैं। और देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें देखो अगर, तो रेड और ग्रीन जो है वो इधर उधर, येलो और ग्रीन जो है वो इधर उधर फैले हुए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें एक नीचे की सतह आप कह सकते हैं ग्रीन और ब्लैक ने ले ली है, और रेड और ब्लैक ऊपर वाले में है। तो ये सेम तरीके से और इक्वल तरीके से नहीं मिले हैं ना, तो इसीलिए ये है हेट्रोजीनियस और ये है होमोजीनियस। होमोजीनियस एक जैसा और ये अलग, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन देखें अब। यदि ये क्रियाएं हों तो ठोस, द्रव्य, गैस में से क्या बनेगा? यानी कि ये सब जो रिएक्शन हो रहा है, अगर ये हमने कर दिया तो यहाँ कौन सी अवस्था आएगी हमारे पास? तो सोचिए, ऐसे अगर कोई चीज़ दिया हो ना, सबसे आसान तरीका है पानी का एग्जाम्पल लेना, ठीक है। बताती हूँ क्या। जब आप पानी को ठंडा करेंगे, ठंडा कैसे करेंगे? आपने किसी बर्तन में पानी रखा, ठीक है, उसको फ्रिज में रख दिया। तो जब आप फ्रिज में रख देंगे 4 घंटा 6 घंटा, तो आप देखेंगे बर्फ़ बन जाएगी, ठीक है, जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, पानी जो कि द्रव्य था वो जब हमने ठंडा किया फ्रिज में रख के, तो वो बर्फ़ बन गया, और बर्फ़ ठोस है कि नहीं ठोस। तो यानी कि सॉलिड को, मतलब कि ठोस को अगर हम ठंडा करेंगे, लिक्विड को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो बन जाएगा ठोस। और इसी चीज़ का उल्टा, अगर हमने लिक्विड को ठंडा किया तो हमारे पास आया ठोस, ठीक है, ठंडा कर रहे हैं हम। तो
और इसी का उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, अगर हम सॉलिड से लिक्विड जाएं और यहाँ पर ठंडा है तो यहाँ पर गर्म हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि लिक्विड को ठंडा करने पर सॉलिड मिल रहा है, यानी कि द्रव्य से हम ठोस में आ जाते हैं अगर हम द्रव्य को ठंडा करें, तो इसका उल्टा क्या होगा, जहाँ लिक्विड है वहाँ सॉलिड, जहाँ सॉलिड है वहाँ लिक्विड, और जहाँ ठंडा है उसका उल्टा क्या होता है, ठंडे का उल्टा होता है गर्म, तो वहाँ गर्म लिख दिया। तो यानी कि ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें लिक्विड यानी कि द्रव्य मिल जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप उस जमी हुई बर्फ़ को बाहर कमरे के सामान्य ताप में लाकर रख दें तो वो पिघलने लगती है, और जब पिघलती है तो वो द्रव्य अवस्था में आ जाती है ना। तो यही चीज़ होती है, इसी को कहते हैं गर्म करना। तो याद रखना, यहाँ जो रिएक्शन लिखोगे ना उसका अगर पूरा उल्टा कर दो तो नीचे का एक और रिएक्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया कि अगर मैं पानी को ठंडा करूं जो कि द्रव्य अवस्था है तो मुझे बर्फ़ मिल जाएगी जो कि ठोस अवस्था है। और अगर मैंने इसी का पूरा उल्टा कर दिया, लिक्विड का उल्टा मतलब इस रिएक्शन का उल्टा किया, जहाँ लिक्विड था वहाँ सॉलिड लिखा, जहाँ सॉलिड था वहाँ लिक्विड लिखा, ठंडा का उल्टा होता है गर्म, तो वो लिख दिया, तो मुझे एक नया रिएक्शन मिल गया। समझ में आ गया। अब अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि मैंने पानी को गर्म किया, ठीक है, पहले ठंडा किया था, अब हम पानी को गर्म कर रहे हैं, यानी कि लिक्विड को हम गर्म कर रहे हैं। जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे, आप पानी को गैस पे किसी बर्तन में रख के गैस में गर्म करने के लिए रखिए, तो आपको दिखेगा कि पतीली में से जो है कुछ बबल्स बनते हैं, भाप उड़ने लगती है। तो यही जो भाप है वो है गैस। यही भाप क्या है, गैस है। यानी कि लिक्विड को गर्म करने पर हमें मिलता है गैस। ये बात समझ में आ गई। यानी कि रिएक्शन ये होगा। अब इसी का अगर मुझे उल्टा करना है तो क्या होगा, जहाँ लिक्विड है वहाँ मैं गैस लिख दूँगी, जहाँ गैस है वहाँ मैं लिक्विड लिख दूँगी, जहाँ गर्म है वहाँ मैंने ठंडा लिख दिया, ठीक है। यानी कि गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो हमें लिक्विड मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो यही रिएक्शंस हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो हो ही जाएगा फिर। अब हमने सॉलिड को किया था गर्म और ठंडा, अब हम लिक्विड को गर्म और ठंडा करके देखते हैं, ठीक है। जब हम लिक्विड को ठंडा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठोस। ये भी हमने देखा। लिक्विड को हम गर्म करेंगे हमें मिलेगा गैस। सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड यानी कि बर्फ़ को गर्म करना, यानी कि बर्फ़ को लाके पिघला देना, तो हमें क्या मिला था, पानी यानी कि द्रव्य। उसके बाद अगर हम सॉलिड को ठंडा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। सॉलिड को ठंडा करने पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, सॉलिड का सॉलिड ही रहता है। अब गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पानी, है ना, यानी कि द्रव्य। अभी हमने देखा था एग्जाम्पल। और अगर हम गैस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और ज़्यादा भाप बनेंगी, गैस का गैस ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, सॉलिड को यानी कि ठोस को ठंडा करना कुछ रिएक्शन नहीं होता, ठोस का ठोस ही रहता है। और गैस को गर्म करना कुछ रिएक्शन नहीं होता, गैस का गैस रहता है। तो ये दो अपवाद हैं जिसको आप कह सकते हैं, ये आपको और ज़्यादा याद रखने हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं क्वेश्चन में क्या चार चीज़ें दी हुई हैं। सॉलिड को अगर हम गर्म करें, यानी कि अगर हमने जैसे बर्फ़ को गर्म किया, पिघलाया, तो हमें क्या मिला था, पानी। पानी क्या है, द्रव्य। तो यहाँ पर आ जाएगा द्रव्य यानी कि लिक्विड, ठीक है ना। लिक्विड को अगर हमने गर्म किया, लिक्विड को हम गर्म कर रहे हैं, पानी को हमने गर्म किया तो भाप बनी थी, अभी बताया था। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, गैस। गैस है ना, भाप। लिक्विड को ठंडा कर रहे थे, पानी से बर्फ़ बना रहे थे, अभी बताया था ये एग्जाम्पल। बर्फ़ क्या है, ठोस, इसलिए इसका आंसर होगा ठोस। थोड़ी हिंदी की राइटिंग गंदी आ रही है, बट अब जो मैं समझा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, राइटिंग पर नहीं। गैस को अगर हम ठंडा करेंगे, अभी मैंने बताया, हमने भाप को ठंडा किया, हमें मिला पानी जो कि था द्रव्य। तो ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं वर्कशीट 2 पे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था, जब वो सर्कल वाला फ्लो चार्ट दिया था
कि एक ही कलर यानी कि एक ही टाइप का एलिमेंट के परमाणु हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही कलर है और सब एक ही टाइप का है, तो यहाँ पर ये हो गया तत्व। अब आपको करना क्या है, इसमें ये यौगिक तत्व मिश्रण जो दिया हुआ है उसका आपको दो दो एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, दो दो एग्जाम्पल। तो तत्व का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो आपको याद हो, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कुछ भी लिख सकते हैं। और मैंने बोला था 1 से 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद हो जाना चाहिए। आई थिंक मैं इसका एक वीडियो भी डालूँगी, तो तब आप देख लीजिएगा, लेकिन उसको याद कर लीजिए, 1 से 20 तक के तत्वों के नाम और उनका परमाणु संख्या, ठीक है। अब हम आते हैं यौगिक पर। यौगिक के दो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी, ग्लूकोज, जो चाहो लिख लो। मिश्रण, मिश्रण के दो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप, चावल और कंकड़, ठीक है, और दूध, हवा, हवा भी एक मिश्रण ही होता है, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से बताओ कि क्या सिर्फ यौगिक है, सिर्फ तत्व है, मिश्रण है, मिश्रण तथा विलयन है, या सिर्फ विलयन है, ठीक है। तो ये क, ख, ग, ये सब जो दिया हुआ है ना, आपको इनके सामने सिर्फ क ही लिखना है। अगर सोडियम सिर्फ यौगिक है तो आप लिखेंगे क, सिर्फ तत्व है तो आप लिखेंगे ख, सिर्फ ऐसे लिखना है, क, ख, ग, घ, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो दिए हुए हैं 8 चीज़ें, वो सिर्फ यौगिक हैं या सिर्फ तत्व हैं, या ये सब जो दिया हुआ है इसमें से क्या है वो आपको बताना है। और जो भी है सिर्फ आपको उसका ये ऑप्शन नंबर लिखना है, क, ख, घ, ठीक है। पहला है सोडियम। अब सोडियम एक तत्व है, सिर्फ एक तत्व है, तो मैं यहाँ लिखूँगी ख, ठीक है। उसके बाद प्रोपेन गैस। अब प्रोपेन गैस एक यौगिक है, ओके, यौगिक है। सल्फर, सल्फर अगेन सिर्फ तत्व है, ठीक है। स्प्राइट, स्प्राइट मिश्रण और विलयन दोनों हो सकता है, ठीक है। समुद्र का पानी मिश्रण भी है और विलयन भी है, तो इसका होगा घ। क्यों है मिश्रण, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक और ऐसी और भी सॉल्ट्स होती हैं, इसीलिए वो मिक्सचर है। और सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली वो सब चीज़ें पानी में घुली हैं, और अगर पानी में कोई चीज़ घुली हो तो वो विलयन कहला सकते हैं उसको। हवा, हवा मैंने अभी बताया था मिश्रण है, सिर्फ मिश्रण है, तो इसका आंसर होगा ग। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है और तत्व है, तो इसका आंसर होगा ख, ठीक है। दूध, दूध भी एक मिश्रण है, ठीक है। प्रश्न 3 देखते हैं अब। अगर हम H2 लिख रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं और कितने परमाणु हैं, और अगर हम 2H2 लिख रहे हैं तब उसमें हाइड्रोजन के कितने अणु और कितने परमाणु हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको जब चैप्टर पढ़ाया गया था तब समझाई गई थी। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट को सर्च करिए और उसमें इस चैप्टर के जो वीडियोस अपलोडेड हैं उसको देखिए, उसको समझिए। मैंने हर चीज़ बताई है अपना जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तो, ठीक है। और उसी बेसिस पर मैंने ये वर्कशीट बनाई है, तो जिसने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, जिसने वीडियो देखा होगा, उसको बहुत लाभ होने वाला है इस वर्कशीट को करने पर। H2 जब हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर कोई कुछ आगे नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है 1, ठीक है। कुछ आगे नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है 1। और जो चीज़ आगे लिखी होती है ना, जैसे मैंने लिखा 2H2, तो जो चीज़ यहाँ लिखी होती है वो होती है मॉलिक्यूल्स की संख्या, यानी कि अणुओं की संख्या। और जो चीज़ यहाँ लिखी होती है वो होती है एटम्स, यानी कि परमाणु की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यानी कि 1 लिखा है, तो यानी कि 1 अणु है और कितने परमाणु हैं, 2। और एक बात यहाँ, ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे लिखा है तो यहाँ पर जो संख्या होती है और यहाँ पर जो संख्या होती है वो मल्टीप्लाई करी जाती है। अगर यहाँ पर 1 नहीं है, कोई और नंबर है, तो आप 1 से ज़्यादा नंबर है अगर,
2 है, 3 है, ऐसे कुछ है, तो यहाँ जो संख्या दी रहती है और यहाँ जो संख्या दी रहती है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपको टोटल परमाणु की संख्या पता चलेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे पास है 2H2, तो मुझे ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 2 सा होता है 4, तो यानी कि इस केस में 4 परमाणु हैं और जो संख्या यहाँ दी है वो अणु को बताता है, तो 2 अणु हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ 1H2, तब भी आप कह सकते हैं कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था और 1 2 आया था 2, तभी 2 परमाणु लिखे थे यहाँ पर। मैंने एक से ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि एक होता है तो आप यही चीज़ लिख देते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, लेकिन 2 हो, 3 हो, एक से ज़्यादा नंबर अगर है तो यहाँ वाले और नीचे जो लिखा रहता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा जाता है, टोटल परमाणु की संख्या आती है, याद रखना परमाणु। चौथा प्रश्न, फास्फोरस का एक अणु, इसको अगर आपको याद हो तो ये चीज़ थी एटॉमिसिटी, के इनके एक एटम में, इनके एक मॉलिक्यूल में, इन एलिमेंट्स के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा Cl2, O2, N2, तो यानी कि 2 होते हैं, ये लोग फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपस में ही रिएक्ट करके वातावरण में उपस्थित होते हैं। और इनके एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा यानी कि एक है, तो इनके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पूछी है। अब फास्फोरस को लिखा जाता है P4, सल्फ़र को लिखा जाता है S8, क्लोरीन को लिखा जाता है Cl2। ठीक है, तो यही इनके एक अणु हैं, यानी कि फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं, सल्फ़र के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं, क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, बाकी सब में ज़्यादातर 2 होते हैं, लेकिन फास्फोरस और सल्फ़र ऐसे केस हैं जिसमें 4 और 8 होते हैं। और अगर हम फास्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, स्ट्रक्चर वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, यौगिक के सूत्र लिखो तथा परमाणुओं की संख्या भी याद करो। तो परमाणु पता क्या होता है ना, जैसे मैंने लिखा HCl, यहाँ कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ एक होता है, तो ये परमाणु की संख्या कितनी है, एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अणुओं की संख्या ज्ञात करो, वैसे सूत्र में तो ज़्यादातर एक ही होता है हमेशा, बट अगर अणुओं की संख्या दी जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, लेकिन जब आप फॉर्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं यौगिक का, तो अणु एक ही होता है, क्योंकि आप उसको यूनिट की तरह लिखते हैं ऐसे। ठीक है, परमाणुओं की संख्या आपको निकालनी। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, तो कितने परमाणु हैं इसमें, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिखना है आपको, इस एलिमेंट का इतना परमाणु, इस एलिमेंट का इतना परमाणु, इस तरीके से लिखेंगे आप। अब चूना पत्थर, अब देखो चूना पत्थर जो यौगिक का केमिकल नेम नहीं है, कॉमन नेम है। ठीक है, किसी भी यौगिक के 2 नाम हो सकते हैं। ठीक, एक जो IUPAC ने दिया है, यानी कि जो उसका केमिकल नेम है, और एक जो कि कॉमन नेम है। कॉमन नेम यानी कि साधारण नाम है, जो कि हम आम जिंदगी में उस कंपाउंड को, उस यौगिक को उस नाम से भी कहते हैं। ठीक है, और ये कॉमन नेम हर जगह पे, हर देश में अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो केमिकल नेम होते हैं जो IUPAC देती है, वो पूरे विश्व में एक ही नाम होता है। ठीक है, तो कॉमन नेम जो है वो सिर्फ इंडिया में, ये सारे कॉमन नेम जो हैं वो सिर्फ इंडिया में हैं। कॉमन यानी कि मतलब इसके अलावा ऐसे कोई और नाम जिससे उनको जगह में जाना जाता हो। ठीक है, तो जो केमिकल नाम हर कंपाउंड को, हर एलिमेंट को दिए जाते हैं, वो ये ऑर्गेनाइजेशन देती है, IUPAC। ठीक है, फुल फॉर्म पे अभी नहीं जाते हैं इसके, बस थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो याद कर लीजिए, फुल फॉर्म पे अभी हम नहीं जा रहे। ठीक है, तो चूना पत्थर जो है वो एक तरह का कॉमन नेम ही है, और किसका कॉमन नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, चूना पत्थर कॉमन नेम है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड को मैं लिख सकती हूँ CaO। ठीक, अभी एक वीडियो मैं डालूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि अगर ऐसे बहुत सारे यौगिक के नाम दिए हों तो उससे कंपाउंड
का सूत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक वीडियो डाला था बहुत पहले वैलेंसी का, और उसमें आपको बताया था कि 1 से 20 तक के आपको याद करने हैं परमाणु संख्या हर एक एलिमेंट की, और कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका भी आपको बताया गया था, और उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो भी उस वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले आप 1 से 20 तक के परमाणु संख्या याद कर लीजिए तत्वों की, और उसके बाद उनकी वैलेंसी याद कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको वैलेंसी याद होगी तभी आप यौगिक के सूत्र बना पाएंगे, ठीक है। तो यौगिक के सूत्र कैसे बनाते हैं उसका एक तरीका होता है जिसको मैं बोलती हूँ क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। इस बारे में हम एक अगला वीडियो होगा, फ्रेश वीडियो, उसमें बताऊंगी मैं कि किस तरीके से यौगिक को बनाया जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको वैलेंसी, संयोजकता, हर एक कॉमन एलिमेंट की याद हो, ठीक है। तो वो याद कर लेना, फिर वो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अगर कोई भी यौगिक का नाम दिया हो तो आप उसका सूत्र कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और मैंने एक और वीडियो बोला था कि मुझे वो बनाना है 1 से 20 तक के परमाणु संख्या का, तो ये 2 वीडियो अभी आएंगे, ठीक है। हाँ, तो चूना पत्थर होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कितने परमाणु हैं? कैल्शियम का 1 है और ऑक्सीजन का 1 है। उसके बाद चीनी, चीनी क्या होता है? C12H22O11, ठीक है। तो यानी कि कार्बन के हैं 12 परमाणु, हाइड्रोजन के हैं 22 परमाणु और ऑक्सीजन के हैं 11 परमाणु, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, यानी कि पोटेशियम का है 1 परमाणु, Mn यानी कि मैग्नीज का है 1 परमाणु, ऑक्सीजन का है 4 परमाणु, ठीक है। आपको सिंबल्स तो याद होंगे आई गेस, सारे एलिमेंट्स के, कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल्स। लाल दवा, अब लाल दवा कुछ नहीं है, पोटेशियम परमैंगनेट ही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया था इन दोनों को। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का कॉमन नेम है, ठीक है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया है कॉमन नेम क्या होता है और केमिकल नेम क्या होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कॉमन नेम है लाल दवा। चूने का पानी, अब यहाँ हमारे पास था चूना पत्थर, अब चूने का पानी। तो चूना पत्थर था CaO, पानी यानी कि हम उसमें H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो चीज़ बनकर आएगी वो है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। यही होता है चूने का पानी। ये एक रिएक्शन हो गया, रिएक्शन की ज़रूरत नहीं थी बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर रिएक्शन बता दिया है कि कैसे CaOH का होल ट्वाइस आया। ये है चूना पत्थर, जब इसको पानी में मिलाया तो हमें मिल गया चूने का पानी। तो यानी कि चूने का पानी का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अभी मैं बताऊँगी ना उस वीडियो में यौगिक कैसे बनाते हैं, तो आपको पता चलेगा यहाँ ये ट्वाइस क्यों आया। उसके लिए ज़रूरी है कि आप संयोजकता याद कर लें जल्द से जल्द। फिर है खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा क्या होता है? ये भी एक कॉमन नेम है, ठीक है। तो खाने वाला सोडा होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, ठीक है। केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉमन नेम है खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग जिसको केक बिस्किट बनाने में यूज़ करते हैं वो बेकिंग सोडा, ठीक है। और हाँ, इसका केमिकल नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र है NaHCO3। जहाँ बाय लिखा होता है यानी कि वो HCO3 है, बाइकार्बोनेट का मतलब है HCO3, कार्बोनेट है CO3। धावन सोडा, धावन सोडा होता है Na2CO3, इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर धावन सोडा और इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा जो चीज़ हम खाते हैं वो बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और जो चीज़ से हम धावन सोडा होता है जो कि साबुन वगैरह में हो सकता है उसको कहते हैं कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सूत्र मैंने आपको बता दिया। और ये दोनों भी कॉमन नेम है, ठीक है। केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब प्रश्न 6 पर आते हैं। अम्ल क्षारक लवण पहचानो। अब देखो, सबसे पहले समझ लो कि अगर ऐसी पहचान दी हो तो कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप अगर लैब में हो तो आप लिटमस पेपर या ऐसे जो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि
इन अम्ल, क्षारक और लवण के विलयन में डुबोने से अपना रंग बदलते हैं, उससे पता चल सकता है कि कौन सा विलयन अम्ल है, कौन सा क्षार है। लेकिन अगर हम लैब में नहीं हैं, हमको ऐसे एग्ज़ाम में दिया है, तब तो हम तुरंत लैब नहीं भागेंगे ना देखने के लिए। तो मतलब कुछ और ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके। तो वो कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको अम्ल पहचानना है तो याद रखिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि जो अम्ल है वो पानी में मिलाने पर H+ आयन रिलीज़ करता है, ठीक है। आयन, ION। आयन कब बनता है? जब कोई एटम जो है अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, यानी कि अपनी ऑक्टेट 8 वैलेंसी पूरी 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने शेल्स में किसी और एलिमेंट को या तो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर उससे लेता है। अगर लेगा तो उस एटम पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और अगर देगा तो उस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जब उस एटम में कोई चार्ज आ जाता है तो उसी को कहते हैं आयन, ठीक है। अगर वो बिना चार्ज के है तो वो तो एटम ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने या फिर लेने की वजह से जब उस पर कोई चार्ज आ जाता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेगा तो माइनस का चार्ज आएगा, देगा तो प्लस का चार्ज आएगा। क्या लेगा और देगा? इलेक्ट्रॉन्स लेगा और देगा। क्यों लेगा और देगा? क्योंकि उसे अपने लास्ट शेल में ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, और इसी से वैलेंसी यानी कि संयोजकता का भी पता चलता है। और जब वो माइनस या प्लस चार्ज आ जाता है तब उसको कहते हैं कि आयन बन गया है। समझ में आ गई बात? तो जो अम्ल होता है वो पानी में मिलाने पर H+ आयन जो है वो छोड़ता है, ठीक है। इसका रिएक्शन अभी मैं नहीं बता रही हूँ, अभी वो ज़रूरी नहीं है। और जो क्षारक होता है वो पानी में मिलाने पर OH- आयन रिलीज़ करता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में चार्ज है ना, तो ये क्या है? आयन्स है, ठीक है। तो H+ आयन और OH- आयन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? याद रखना, अम्ल जो है वो H+ देता है और क्षारक जो है वो OH- आयन देता है। अब बात आती है लवण की। लवण जो है वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं देता, ठीक है। जो इन दोनों में से ना H+ ना OH कुछ भी नहीं दे रहा है, तो यानी कि वो लवण है। इतनी बात समझ में अगर आ गई तो अब हम आते हैं कि हमें पता कैसे चले H+ है कि OH- है। तो हमें जो कंपाउंड दिया गया है उसे हमें तोड़ कर देखना पड़ेगा। तोड़ कर देखने का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ जो लिया है NaOH, उसको पहले करके बताती हूँ। ये है मेरे पास NaOH, इसको हमें तोड़ना है, ठीक है। तोड़ेंगे कैसे? देखो, अब कोई भी यौगिक अगर बनता है तो अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो, कोई भी यौगिक अगर बनता है तो उसमें एक प्लस का चार्ज होता है और एक माइनस का चार्ज होता है, और बराबर के ही प्लस और माइनस होते हैं, जिसकी वजह से ही कैंसिल हो जाते हैं। और यौगिक में एज अ होल, मतलब इस पूरे यौगिक में तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ प्लस था उतना यहाँ माइनस था और वो कैंसिल हो गया। तो अगर NaOH की मैं बात करूँ तो Na होता है +1, OH होता है, अभी मैंने बताया था OH- लिखा था ना मैंने, यानी OH होता है -1। तो Na+ और OH-, देखो OH- है ना यहाँ पर, और क्या चीज़ OH- रिलीज़ करती है? क्षारक। तो ये हो गया क्षारक, ठीक है। इसी तरीके से ब्रेक करना है, यहाँ वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग कर दो, ठीक है। जो भी आपको एक एलिमेंट दिख रहा है ना, एलिमेंट्स तो पता है तत्व, जो एक एलिमेंट दिख रहा है और ये ऐसा ग्रुप दिख रहा है उसको अलग कर दो, ठीक है। देखो Cl अलग कर सकते हो, NaCl अगर लिखा हो तो ये अलग अलग एलिमेंट है ना, इनको अलग कर दो, ठीक है। MgCl2 लिखा हो, Mg एक अलग तत्व है, Cl एक अलग तत्व है, इन दोनों को अलग कर दो। जो इस साइड लिखा होता है, जो बाईं तरफ लिखा होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और जो दाईं तरफ लिखा होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। बात समझ में आ गई? अभी कितना चार्ज है इसमें? 2 प्लस है, इसमें 2 माइनस, लेकिन कितना चार्ज है वो अभी हम नहीं देख रहे हैं, बस हमें ये देखना है कि प्लस और माइनस है और कौन सा आयन है, ठीक है। तो याद रखना, जो भी अलग अलग तत्व दिख रहे हो या अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं उसको अलग कर दो। लेकिन अगर OH है तो ये नहीं कि O और H को अलग अलग कर दिया, नहीं, OH एक ग्रुप है
तो उसको आपको साथ रखना है। और इसके आगे यहाँ जो भी एलिमेंट हो, Na हो, K हो, P हो, जो भी एलिमेंट हो उसको अलग कर दो, ठीक है। दाईं तरफ वाला माइनस चार्ज होगा, बाईं तरफ वाला प्लस चार्ज होगा। लेफ्ट यानी कि बाईं तरफ प्लस चार्ज, राइट यानी कि दाईं तरफ माइनस चार्ज, ठीक है। दूसरा देखते हैं अब HCl। HCl, ठीक है। अब देखो ये H एक एलिमेंट है और Cl एक एलिमेंट, इन दोनों को अलग कर दिया। दाईं तरफ है माइनस चार्ज तो Cl माइनस, बाईं तरफ है प्लस चार्ज तो H प्लस। अब H प्लस कौन रिलीज करता है? अम्ल, तो HCl क्या हो गया? अम्ल, ठीक है। उसी तरीके से KCl। अब देखो KCl में क्या होगा? KCl, K एक अलग एलिमेंट है, Cl एक अलग एलिमेंट है, दोनों को अलग कर दिया, Cl माइनस K प्लस। अब देखो यहाँ पर ना H प्लस है ना OH माइनस है, तो ये क्या हो गया? लवण, ठीक है। BaOH का होल ट्वाइस, तो BaOH का होल ट्वाइस। अब इन दोनों को देखो, OH एक ग्रुप है तो इसको एक साथ रखा, और बेरियम अलग एलिमेंट है तो उसको एक तरफ रख दिया, ये प्लस का ये माइनस का। तो अब आप देखिए OH माइनस है ना, इसमें कितने OH माइनस है? जितना यहाँ नीचे संख्या दी हो। कितने OH माइनस है? जितनी यहाँ नीचे संख्या दी हो। यहाँ नीचे संख्या दी है 2, यानी कि इसमें 2 OH माइनस है, ठीक है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन पूछता है कि इस यौगिक में कितने H प्लस आयन है या कितने OH माइनस आयन है, तो जितनी संख्या यहाँ नीचे दी होती है ना, वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर OH माइनस आयन था इसलिए ये हो गया क्षारक। उसके बाद KOH, यहाँ पर भी OH है तो ये हो गया क्षारक। देखो जहाँ पर, या अगर आप ऐसे तोड़ कर ना देख पाएँ, तो जहाँ पर आपको OH लिखा हुआ दिखे, यहाँ OH दिख रहा है हमको लिखा हुआ, यहाँ OH हमको दिख रहा है लिखा हुआ, यहाँ OH एक साथ हमको लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये सब क्षारक हुए, ठीक है। जहाँ हमें H दिख रहा है, H2 दिख रहा है, H3 दिख रहा है, तो ये क्या हो गए? अम्ल हो गए, ठीक है। एक साथ लिखा होना चाहिए। अब नेक्स्ट है H2S। अब देखो मुझे H2 दिख रहा है ना यहाँ पर, यानी कि ये क्या रिलीज़ करेगा? H प्लस और S माइनस, तो H प्लस है तो हो गया अम्ल। H2SO4, जैसे कि मैंने बोला H हो, H2 हो, H3 हो तो वो अम्ल हो जाता है, वरना आप इसको तोड़ कर देखिए, H प्लस और SO4 माइनस। Cl एक ग्रुप है, OH एक ग्रुप है, SO4 एक ग्रुप है, CO3 एक अलग ग्रुप है, NO3 एक ग्रुप है, ठीक है। PO4 एक ग्रुप है, तो ये सब एक ग्रुप है। H2SO4, इसमें भी H प्लस रिलीज होगा, ये होगा अम्ल। CaCl2, अब देखो Ca और Cl ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग एलिमेंट है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ना H प्लस रिलीज कर रहा है ना OH माइनस रिलीज कर रहा है, तो ये हो गया लवण। Na2SO4, Na2SO4 Na प्लस और SO4 माइनस। मैंने बोला SO4 एक ग्रुप होता है तो उसको एक साथ रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ना H प्लस है ना OH माइनस है, क्या हो गया? ये लवण हो गया। उसके बाद NH4Cl इसी तरीके से है, NH4 प्लस और Cl माइनस देगा, ठीक है। ना H प्लस रिलीज कर रहा है ना OH माइनस रिलीज कर, बोलोगे यहाँ तो H4 प्लस है, नहीं, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि SO4, OH ये सब एक ग्रुप थे ना, PO4, CO3 ये सब एक ग्रुप है, उसी तरीके से NH4 भी एक ग्रुप है, ठीक है। तो उसको आप N और H अलग अलग नहीं बोलेंगे, इसको एक साथ बोलेंगे। इसका ग्रुप का नाम है अमोनियम, इस ग्रुप का नाम क्या है? अमोनियम। और ये सब जो ग्रुप होते हैं ना, उसको बोलते हैं रेडिकल्स, ठीक है। CO3 है, SO4 है, PO4 है, NO3 है, NH4 है, ये सब ग्रुप्स होते हैं, इनको आप अलग अलग नहीं लिख सकते। इसमें P और O एक साथ ही लिखना और उसको बोलेंगे फॉस्फेट। ये होता है कार्बोनेट। HCO3 अगर मैं लिख दूँ तो वो हो गया बाइकार्बोनेट। जैसे अभी हमारे पास था सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसका कार्बोनेट CO3 एक साथ ही लिखते हैं, उसमें C और O को अलग नहीं कर देंगे। और CO3 का जो चार्ज होगा वो एज अ होल चार्ज होगा, अलग अलग C या O पे नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, इसका चार्ज होता है -2। SO4 को बोलते हैं सल्फेट, इसका चार्ज होता है -2। PO4 को बोलते हैं फॉस्फेट, इसका चार्ज होता है -3। NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, इसका चार्ज होता है -1। NH4 को बोलते हैं अमोनियम, इसका चार्ज होता है +1। तो ये सारे को बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं रेडिकल्स। और NH4 सिर्फ एक ऐसा रेडिकल है जो कि जिस पर प्लस चार्ज होता है, बाकी सब रेडिकल्स में नेगेटिव चार्ज होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? HCO3 का भी चार्ज होता है -1, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट।
समझ में आ गया होगा। तो ये सब है रेडिकल्स। ओके, ये ग्रुप है, इनको एक साथ ही लेते हैं। इन पर जो चार्ज होता है SO4 का जो चार्ज है -2, ये नहीं कि वो सिर्फ S का चार्ज है या सिर्फ O का चार्ज, नहीं, ये एक तरह का ग्रुप है जिस पूरे का चार्ज क्या है -2। ओके, तो NH4Cl, NH4 प्लस और Cl माइनस, ना H प्लस है ना OH माइनस है, तो ये हो गया लवण। FeH3, अब देखो H जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, H हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 3 H प्लस है यहाँ पर और Fe माइनस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल। समझ में आ गया होगा आई गेस। प्रश्न 7 देखते हैं अब। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा अम्ल होता है भैया, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। जो जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो ऊपर तक जो बबल्स आती हैं, गैस आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। खून एक टाइप का मिश्रण होता है, ठीक है। और अगर आप नेचुरल बात करें, मतलब नेचुरली जो खून है वो क्षारक होता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम। 7.5 से लेकर 8 तक का इसका pH होता है। pH भी जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था क्या चीज़ है, इसलिए फिर से उसको यहाँ नहीं बताऊंगी। तीसरा देखते हैं, यदि नींबू के रस को मार्बल चिप्स के साथ मिश्रित किया जाता है तो चिप्स घुल जाते हैं, ये बात सही है या गलत। जब नींबू का रस मार्बल चिप्स, यानी कि मार्बल पत्थर होता है वाइट कलर का, आपने देखा होगा ताजमहल पूरे का पूरा मार्बल से बना है, ठीक है। तो मार्बल के पत्थर पर अगर नींबू का रस गिर जाए तो वो घुल जाते हैं। घुल जाने का मतलब है कि उनका रंग बदल जाता है। घुल जाने से यहाँ घुल जाने से का मतलब है कि उसका रंग बदल जाता है या उस पर कुछ रिएक्शन होता है या नहीं। तो हाँ, उस पर रिएक्शन होता है। मार्बल जो है वो बेसिक है और नींबू का रस, क्योंकि नींबू खट्टा होता है इसलिए वो अम्ल है, ठीक है। तो जब अम्ल और ये एसिड और ये बेस मार्बल रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्बल होता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब क्षारक होते हैं, ठीक है। तो ये जब दोनों एसिड और बेस मिलते हैं तो नींबू जो है वो मार्बल चिप्स का कलर थोड़ा डल सा ब्राउन सा कर देता है, ठीक है। और उससे जो उनकी जैसे रस्ट लगता है आयरन में और आयरन ख़राब हो जाता है, उसी तरीके से मार्बल पर भी असर पड़ता है, ठीक है। मिनरल अम्ल वो सारे हो सकते हैं जो कि हम खा सकते हैं, तो CH3COOH या टार्टरिक एसिड, कुछ भी, ठीक है। मुझे पहचानो, मेरा उपयोग साबुन डिसइंफेक्टेंट बनाने में किया जाता है, Na2CO3, ठीक है, करते हैं ना, बेस का करते हैं। मेरे मिलाने से पता चलता है कि विलियन अम्ल है या क्षारक, फिनोप्थिलीन, लिटमस, कुछ भी, ठीक है। अब उत्तर को तालिका में सही चिन्ह से प्रदर्शित करें। मतलब यहाँ पर आपको ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं 8 और ये 3 कॉलम बने हैं, ठीक है। ये 8 चीज़ें हैं और ये 3 कॉलम बने हैं। आपको बताना है कि अगर हम टमाटर में लाल लिटमस डालते हैं तो वो नीले में बदलता है, या फिर अगर हम टमाटर में नीला लिटमस डालें तो वो लाल में बदलेगा, या फिर कुछ असर नहीं पड़ेगा लिटमस डालने पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। ये भी pH से पता चल सकता है। pH क्या है वो चैप्टर में बताया था, तो जाकर देख लेना, ठीक है। अब टमाटर सबसे आसान चीज़ है। अगर आपको पता हो कि ये सब जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं वो अम्ल है या क्षार है, अगर आपको ये पता है तो फिर आप सही का निशान यहाँ लगा सकते हैं। अगर यही नहीं पता है कि अम्ल है क्षार है तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसको तो आप एक्सपेरिमेंट कुछ कर नहीं सकते, कॉपी में ही बताना है, अपने दिमाग से बताना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पता हो कि इन सब चीज़ों में क्षारक है या लवण है या अम्ल है, ठीक है। तो देखते हैं। अब जो लाल लिटमस होता है, अगर हम उसको एसिड में यानी कि अम्ल में डालते हैं तो वो नीला रंग देता है, ठीक है। लाल लिटमस को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो वो नीला रंग देगा, सॉरी गलत बोल दिया। लाल लिटमस को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो कोई असर नहीं होगा,
लाल लिटमस को अगर हम क्षारक में डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। नीले लिटमस को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। नीले लिटमस को अगर हम क्षारक में डालेंगे तो वो कुछ असर नहीं होगा, नीला का नीला रहेगा, ठीक है। और जिनका pH 7 होता है, यानी कि ना वो क्षारक होते हैं ना वो अम्ल होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर किसी भी लिटमस का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो नीला लिटमस हो चाहे ब्लू लिटमस हो, जैसे कि पानी, ठीक है। तो देखते हैं टमाटर। टमाटर में होता है एक मिनरल एसिड, क्योंकि टमाटर थोड़ा खट्टा होता है, ठीक है। तो यानी कि खट्टापन है तो वो अम्ल हुआ। अब अगर अम्ल हुआ तो लाल लिटमस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा और नीला लाल हो जाएगा, यानी कि टमाटर में यहाँ टिक लग जाएगा, ठीक है। नींबू, नींबू भी खट्टा होता है, एसिड होता है, सिट्रस एसिड, ठीक है। इस तरीके से करना है। ये बेस का है, ये एसिड का है और ये न्यूट्रल यानी कि सॉल्ट का है। समझ में आ गई बात। सिरका, सिरका विनेगर एसिड, एसिड में लग गया। शैम्पू, शैम्पू एक साबुन की तरह होता है और डिटर्जेंट होता है, बेस है तो यहाँ, ठीक है। साबुन, साबुन भी बेस से बना होता है तो यहाँ टिक लगेगा। HCl एक एसिड है, H प्लस और Cl माइनस में इसको तोड़ सकते हैं तो इसका टिक यहाँ लग जाएगा। सोडा, सोडा भी बेस है तो ये यहाँ लग जाएगा। पानी, पानी न्यूट्रल है तो यहाँ लग जाएगा। समझ में आ गया ये क्यों भी बेस, एसिड और न्यूट्रल है, क्योंकि लाल लिटमस को जब आप बेस में डालेंगे तो वो नीला रंग देगा। लाल लिटमस को अम्ल में डालने पर कुछ असर नहीं पड़ता, लाल का लाल ही रहता है। नीले लिटमस को एसिड में डालेंगे यानी कि अम्ल में डालेंगे तो वो लाल रंग देगा। नीले लिटमस को क्षार में डालेंगे तो कोई असर नहीं होगा, नीले का नीला रहेगा। और इन चाहे लाल लिटमस हो चाहे नीला लिटमस हो, किसी को भी जब आप पानी या ऐसे न्यूट्रल चीज़ों में डालेंगे जिनका pH 7 है तो उन दोनों में कोई असर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आपको ये टिक करके करना है। प्रश्न 10, अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा, ये है एक रिएक्शन, अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, और उसके 2 उदाहरण लिखने हैं। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्ज होता है, यहाँ पर कुछ चार्ज होता है, यहाँ पर बिल्कुल चार्ज खत्म हो जाता है, इसलिए उदासीन, और न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पर अम्ल है, ये क्षार है, और ये सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल को हिंदी में कहते हैं उदासीन, तो उदासीनीकरण क्रिया, और इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। 2 उदाहरण आप अपने आप लिखेंगे। मैं एक बता देती हूँ। HCl है एक अम्ल, क्षार हमने लिया NaOH, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे बनेगा लवण। अब लवण कैसे बनेगा देखो, ये देगा, अभी मैंने बताया था तोड़ते कैसे हैं, H प्लस और Cl माइनस, ये देगा NaOH, Na प्लस और OH माइनस। OH एक ग्रुप है तो उसको एक साथ लिखेंगे। अब देखो इसका प्लस और इसका, दूसरे पेन से बताती हूँ, इसका प्लस और इसका माइनस मिला दो, ठीक है। अगर हम इन्हीं दोनों को मिला देंगे वापस यही बन जाएगा, कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिला देंगे और इसका माइनस इसके प्लस के साथ मिला देंगे। समझ में आ गया कैसे क्या मिलाना है, थोड़ा मिलाप हो रहा है। तो ये H प्लस और Cl माइनस जब मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉरी H प्लस और OH माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। याद रखना हमेशा, H प्लस और OH माइनस मिलकर पानी बनाता है। इसीलिए पानी न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना H प्लस का आयन है उतना OH माइनस का आयन होता है। आपस में वो चार्ज को, प्लस के चार्ज को माइनस के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं, और इसीलिए पानी न्यूट्रल होता है, इसीलिए कुछ असर नहीं पड़ता लिटमस पेपर पर। तो H प्लस और OH माइनस ये रिएक्शन हमेशा याद रखना पानी बनाते हैं। तो यहाँ पानी बन गया, ठीक है। प्लस हीट देगा, तो मैंने यहाँ हीट का ट्रायंगल साइन से, अगर कहीं ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण बना है, यानी कि उसका मतलब है केमिस्ट्री में, उसका मतलब है कि वो हीट है, ऊष्मा है, ठीक है। अब ये Cl माइनस और ये Na प्लस मिलेंगे तो बनेगा NaCl, ठीक है। और यही NaCl है आपका लवण यानी कि सॉल्ट। इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। रिएक्शन अगर नहीं याद है और सिर्फ अम्ल और क्षार लिखकर बैठ गए हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हम क्या लिखें, तो ऐसे तोड़ तोड़ के आप रिएक्शन बना सकते हैं। बस ये चीज़ हमेशा याद रखना।
बहुत जगह काम आएगी ये। ठीक है, 11वां प्रश्न देख लेते हैं, ये आखिरी है प्रश्न। ठीक है, उपयोगिता बतानी है आपको। कुछ कंपाउंड्स हैं HCl, Na2CO3, NaOH, H3C, OOH, HNO3, ये सब आपको बुक में दिया है। सिर्फ दो उपयोगिता आपको लिखनी है और ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, बुक में एक बड़ी सी टेबल बनी है एकदम एंड में चैप्टर के, उसमें से आप इसको देखकर भर सकते हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ आप वर्कशीट में लिख रहे हैं कोशिश करिए कि वो याद हो। ओके, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Na2CO3 पहले भी बताया था, सोडियम कार्बोनेट। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये बहुत ही वीक एसिड होता है। ठीक है, ये विनेगर वगैरह में होता है और इसको हम खा सकते हैं, कोई हमें नुकसान नहीं होगा, वरना एसिड इतने ख़तरनाक भी होते हैं कि उससे बॉडी जल सकती है। HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसीलिए जब लैब वगैरह में ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में बहुत ज़्यादा पानी मिला कर रखा जाता है, ताकि अगर वो गलती से किसी बच्चे पर या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर गलती से गिर भी जाए तो ज़्यादा नुकसान ना कर पाए। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला कर रखा जाता है, उसको कहते हैं डाइल्यूटेड। जब बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया जाए तो डाइल्यूटेड, और जब पानी कम हो और केमिकल यानी कि एसिड ज़्यादा हो तो बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।